3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। नया बाजार पुराने पशु चिकित्सालय परिसर में त्योहारों के मद्देनजर अस्थायी पार्किंग शुरू। ट्रैफिक सीओ पार्थ शर्मा ने व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ फीता काटकर किया अनौपचारिक शुभारंभ। दीपावली त्योहार के मद्देनजर बाजारों में आने वाली भीड़ और वाहनों की रेलमपेल के बीच दुकानदारों और व्यापारियों ने पार्किंग की समस्या से त्रस्त होकर जिला कलेक्टर से पार्किंग एरिया मुहैया कराने की गुहार लगाई थी, जिस पर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पुराने पशु चिकित्सालय परिसर में बनाई जा रही पार्किंग का अभी पूरी तरह से निर्माण नहीं होने पर उसे अस्थायी तौर से पार्किंग के लिए शुरू कर दिया गया। शुक्रवार को सीओ ट्रैफिक पार्थ शर्मा के द्वारा फीता काटकर इस अस्थायी पार्किंग का अनौपचारिक शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पार्थ शर्मा ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जब पार्किंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी तब इसका विधिवत उद्घाटन होगा। अभी त्योहारों के मद्देनजर ग्राहकों के वाहनों को यहां पार्क करने की सुविधा निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है। जब पार्किंग बन जाएगी तब शुल्क लगेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि त्योहारों के मद्देनजर वाहनों को यहां वहां पार्क ना करें, अन्यथा ट्रैफिक पुलिस उन्हें सीज कर देगी और चालान भी होगा। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, ये पार्किंग का जो उद्घाटन है ये ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है। ये व्यापारी सभी जो हैं इन्होंने स्मार्ट सिटी जिन्होंने इसको विकसित किया पार्किंग को और इन व्यवस्थाओं को, उनके पास गए और उनसे गुजारिश की कि बोले साहब अभी दीपावली का टाइम है और बाज़ार में ग्राहकी बहुत है और जो वाहन चालक जो आते हैं उनको गाड़ियां पार्क करने में समस्या आती है। तो अभी तक थोड़ा दिन के लिए अनऑफिशियली रूप से यानी इसको ला करके और इस पार्किंग को अनऑफिशियली चालू कर दिया जाए एक बार। तो अनौपचारिक रूप से हमने इस पार्किंग को शुरू किया। अभी इसका उद्घाटन जो है ये इसको प्रॉपर नहीं कह सकते, लेकिन अभी व्यापारियों की आवश्यकता और मांग को देखते हुए यह चालू किया है इन्होंने। तो ताकि ये जो शहरी सीजन में आम जनता जो आती है, टू व्हीलर लेके आती है, फोर व्हीलर लेके आती है, वो अपनी गाड़ियों को पार्क कर लें, इससे समस्या ना हो और यातायात प्रभावित ना हो और व्यापारियों को समस्या ना हो, इसीलिए इसका उद्घाटन अभी अनौपचारिक रूप से किया गया है। सर निःशुल्क फिलहाल अभी तक तो निःशुल्क है। सीओ साहब हम लोगों के लिए पार्किंग है बिल्कुल, और अब जो व्यापारी अपनी दुकान नो पार्किंग का चालान बनेगा, सिंपल सी बात है। इस मौके पर सीओ ट्रैफिक पार्थ शर्मा के साथ शहर व्यापार संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। व्यापारियों ने बताया कि त्योहारों पर बाजारों में भीड़ रहेगी, ग्राहक अपने वाहन दुकानों के सामने पार्क करेगा। ऐसे में जिला प्रशासन से गुहार लगाकर नया बाजार पुराने पशु चिकित्सालय परिसर में अस्थायी पार्किंग को शुरू कराया गया है, जिससे बाजारों में वाहनों की रेलमपेल से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। शहर व्यापार महासंघ की बहुत दिनों से मांग चल रही थी। नया बाजार पुरानी मंडी व्यस्त मार्केट होने के नाते यहाँ पार्किंग की सुविधा के लिए चर्चा चल रही थी और माननीय कलेक्टर महोदय से हमने चर्चा की तो उन्होंने हमें निर्णय दिया कि दीपावली तक अनौपचारिक हम आपको जगह दे देते हैं, बाद में दिवाली बाद हम लोग इसे औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। पट्टीकटला नाहर मोहल्ला में सीवरेज लाइन के अधूरे काम से क्षेत्रवासी परेशान। नगर निगम व स्थानीय पार्षद के खिलाफ खोला मोर्चा, नारेबाजी करते हुए जताया विरोध। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अजमेर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसी बीच शहर के व्यस्ततम बाजारों में सीवरेज लाइन डालने का काम भी प्रगति पर है। पट्टीकटला नहर मोहल्ला से लेकर कड़क्का चौक तक पिछले 1.5 महीने से सीवरेज लाइन डालने का काम चल रहा था, लेकिन कल शाम इलाके में काम के लिए लाए गए औजार और संसाधनों को वहां से हटा लिया गया, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त हो गया। क्षेत्र के लोगों ने आज नगर निगम महापौर, उप महापौर व स्थानीय पार्षद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि साल में एक बार आने वाला पवित्र दीपावली त्यौहार सिर पर है और सड़कें खुदी पड़ी हैं। लोग उनमें गिरकर चोटिल हो रहे हैं, रोजाना धूल मिट्टी खाकर बीमार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पिछले 1.5 महीने से चल रहा काम यकायक बंद कर दिया गया। जब पूछा गया तो बताया कि दीपावली के बाद फिर से काम शुरू होगा। ऐसे में दीपावली का त्यौहार यहाँ रहने वाले लोग किस तरह से मनाएंगे, इसका जवाब कौन देगा।
ये स्मार्ट सिटी के तहत जो सीवरेज लाइन डाली जा रही थी, वो सीवरेज लाइन डालने का काम बंद कर दिया ठेकेदार ने, बीच में छोड़ के भाग गया है। खड्डे खुदे हुए हैं, दिन भर मिट्टी उठती रहती है, घरों में मिट्टी का जमाड़ा है। वैसे भी डेंगू का प्रकोप चल रहा है, उसके तहत यहाँ गंदगी भी है, सुअरों का जमाड़ा भी है और दिन भर मिट्टी उठती रहती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। हम अपने पार्षद को अवगत करा चुके हैं, पर पार्षद एक बार भी यहाँ नहीं आए और जो क्षेत्रवासी है वो बहुत परेशान है और उन लोगों में बहुत आक्रोश है। आज हमने रोड बंद किया है विरोध प्रदर्शन के लिए। अब आगे देखेंगे, अगर आज नहीं आया, आज पार्षद साहब इसका कोई हल नहीं निकालते, क्या वो ठेकेदार दिवाली पहले काम पूरा नहीं करता, तो उसका फिर अगला कुछ देखेंगे। भी भाई साहब, दीपावली पे घर पे मेहमान आएंगे, ग्राहक दुकानदारों की ग्राहकी है, कुछ भी नहीं होगी रोड बंद होने से, जिससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये जो सड़क खुदी हुई है, इसको रिपेयर कराना दिवाली के पहले। नगर निगम को लेकर विरोध कर रहे साहब। हम सीवरेज का प्लान डाल दिया इन्होंने, लेकिन खड्डे पूरे खोद दिए, मिट्टियाँ पड़ी है यहाँ पे, आगे कोई कार्रवाई नहीं किसी भी तरीके की। करीबन 1 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है। ये पट्टीगढ़ला, नेहर मोहल्ला, कड़ाका चौक तक का पूरा एरिया है और आदमी कम से कम दिन भर में 1 से 2 किलो मिट्टी खा रहा है यहाँ बेटा। ना पानी के टैंकर का छिड़काव हुआ है। पार्षद साहब को बोला तो ये काम मेरा नहीं है, टैंकर अभी आ रहा है, सुबह आ रहा है, शाम को आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं किसी भी तरीके की। मजदूर बोल रहे हैं तनख्वाह नहीं मिली, बंद कर दिया। आज अति हो गई है, रातों रात सामान यहाँ से गायब कर दिया गया है सारा निगम वालों का, सीवरेज वालों का, और कहीं काम होगा दिवाली बाद होगा। अब कब होगा पता नहीं, तो हम हमारे त्योहार का क्या करें? हम चाहते ये काम तुरंत होए। खेती किसानी बचाओ यात्रा लेकर युवा किसान पहुंचे अजमेर। किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तीनों कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी की कानूनी गारंटी प्रदान करने की मांग को लेकर खेती किसानी बचाओ यात्रा शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से होती हुई अजमेर पहुंची। यात्रा में शामिल युवा किसान ट्रैक्टरों पर झंडे बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचे, जहां पहले से ही पुलिस का सुरक्षा दस्ता तैनात था, जिनके साथ किसानों की कलेक्ट्रेट में घुसने को लेकर छोटी मोटी बहस भी हुई। इसके बाद उत्तेजित किसान कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़ गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें जैसे तैसे नीचे उतारा। इसके बाद किसान कलेक्ट्रेट का गेट खोलकर अंदर घुस गए और जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के विक्रम सिंह मीणा ने बताया कि देश में लगातार महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। किसान पिछले 11 महीने से सड़कों पर है, जिससे खेतीबाड़ी भी प्रभावित हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। किसानों की मांग तीनों काले कृषि कानून वापस लिए जाए, साथ ही देश में किए जा रहे निजीकरण को रोका जाए, देश की संपदाओं को बेचने की कोशिश न की जाए, महंगाई बेरोजगारी पर लगाम लगाई जाए। जब तक यह नहीं होगा तब तक किसान चुप नहीं बैठने वाला। जिस तरह से भाजपा नेता के बेटे ने लखीमपुर खीरी में आंदोलनरत किसानों को कुचलकर मारा था, आज उन्हीं किसानों की अस्थियां लेकर यह दूसरे चरण की यात्रा पुष्कर पहुंचेगी, जहां किसानों की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। राजस्थान जाट युवा महासभा के कुलदीप सिंह ने बताया कि कृषकों ने जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही एमएसपी C+50% की गारंटी, खरीद का कानूनी गारंटी प्रदान करने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहा ऐतिहासिक किसान आंदोलन खेती ही नहीं, देश में लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन बन गया है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस मामले में हस्तक्षेप कर किसानों को राहत पहुंचाने की दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाएं, ताकि 11 महीने से चल रहा आंदोलन खत्म हो सके। किसानी बचाओ यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू की और हमारा इस यात्रा का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा संपूर्ण राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर पे जाके राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दें। तीन काले कानून जो किसान विरोधी हैं, आम जनता के विरोध में हैं, जो महंगाई की मार है, जो तेल और जो रसोई का बजट बिगड़ गया, उनके खिलाफ, इस मोदी सरकार के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ना और जयपुर की धरती के ऊपर एक बड़ा मूवमेंट मोदी सरकार के विरुद्ध खड़ा करेंगे। जो 11 महीने से लगातार हम आदरणीय राजा राम जी मील के नेतृत्व में 11 महीने से लगातार शाहजहाँपुर बॉर्डर पे NH को रोक के बैठे हुए हैं हमारा हक मांगने के लिए, और ये सरकार टस से मस नहीं हो रही। एक कुत्ता मर जाता है तब वो संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन आज 700 से ज़्यादा किसान हमारे भाई शहीद हो गए और एक मंत्री, इनका केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा निर्मम हत्या की जाती है। आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया जाता। हम उन्हीं किसान भाइयों की, हमारे
उनकी अस्थियां लेके आज पुष्कराज में विसर्जित करेंगे और भगवान से सद्बुद्धि की कामना करेंगे। इस हठधर्मी सरकार और इस जुमलेबाजी सरकार से इस देश की जनता को निजात मिले और हमें युवाओं को रोजगार मिले और अच्छी दिशा में देश जाए। और जो पूंजीपतियों के हवाले देश जो किया जा रहा है और देश में जो मजदूर बनाने की साजिश हो रही है यहाँ के किसानों को, उससे निजात मिले। जय वीर तेजा जी, जय महाराज सूरजमल। आज हमारी यात्रा का दूसरा चरण है और पुष्कराज में आज दूसरे चरण का समापन है। इसके बाद दिवाली के बाद में हम तीसरे चरण की यात्रा शुरू करेंगे। दूसरे चरण की शुरुआत भीलवाड़ा से चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद और आज अजमेर समेर पुष्कर में समापन होगा। आज हम पिछले देश में जो किसान 11 महीने से इस देश में अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए जो दिल्ली के उन तमाम बोर्डों पर आंदोलन कर रहा है, उसके लिए हम राजस्थान में खेती किसानी बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। जो 2 अक्टूबर से हमने महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती से स्टार्ट की थी। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम ये यात्रा इस राजस्थान के किसानों को जगाने के लिए निकाल रहे हैं। जो बीच में घटना हुई लखीमपुर खीरी में, जिसमें जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनके बेटे ने किसानों को कुचलकर निर्मम हत्या कर दी थी, उसको लेकर हमने किसानों की अस्थियों की कलश यात्रा पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे के ऐलान पर निकाली है। हम चाहते हैं वो अस्थियां हम आज लेकर आए। हम तीर्थराज पुष्कर में उन अस्थियों का विसर्जन करेंगे और हम किसी भी कीमत पर इस देश का किसान, जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी के गारंटी का कानून इस देश के किसानों को नहीं मिलेगा। और जब डीएपी की व्यवस्था भी, रबी की फसल तैयार हो गई है लेकिन ये राज्य सरकार की भी पूरी नहीं कर रही है, बिजली की दरें उनको सही रेटों पर किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, डीजल और पेट्रोल की रेटें जो दिनों दिन आसमान छू रहे हैं, उसको लेकर महंगाई की मार ये किसान और इस देश का नौजवान झेल रहा है। निजीकरण जो ये देश की पूरी सरकार करना चाहती है इस देश के सरकारी संस्थाओं का, वो किसी भी तरह से इस देश का किसान, नौजवान, मजदूर इकट्ठा होकर इस मोदी सरकार के खिलाफ जो आंदोलन में खड़ा हुआ है, वो जब तक पीछे नहीं हटेगा, जब तक निजीकरण पर रोक नहीं लगे और ये जो 3 काले कानून जो खेती किसानी को, अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जो बिल लाए, उनकी पूर्णतः वापसी नहीं होगी, तब तक हमारा आंदोलन सड़कों पर जारी रहेगा। कोरोना और महंगाई का असर दीपोत्सव पर आया नजर। मानसून की लेट लतीफ़ी की वजह से नहीं कर पा रहे दियों की मांग पूरी, कच्चे माल के दाम पहुंचे आसमान पर। दीपों का त्यौहार दीपोत्सव यानी दिवाली में मात्र 5 दिन शेष बचे हैं। वहीं बाजारों में रौनक धीरे धीरे बढ़ने लगी है। दीपावली पर दिए जलाने की प्राचीन प्रथा चली आ रही है, जिसे देखते हुए प्रजापत समाज के लोग दीपोत्सव के 2-3 महीने पहले से ही दिए बनाने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार मानसून की लेट लतीफ़ी के चलते यह काम 1.5 माह बाद शुरू हो पाया, जिससे बाजार की डिमांड के हिसाब से दियों की आपूर्ति नहीं हो पा रही। दिए बनाने वाले प्रजापत समाज के पढ़े लिखे इंजीनियर जो बेरोजगारी में दिए बनाने का काम कर रहे हैं, रवि प्रजापत बताते हैं कि कच्चे माल की कीमत भी आसमान छूने लगी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर मिट्टी और मिट्टी के दिए बनाने के काम आने वाले ईंधन पर भी पड़ रहा है। दिए बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी का ट्रक मंगाना पड़ता है, जो बडलिया, दोराई, तबीजी या सरादना से आता है, जिसकी कीमत पिछले साल तक तो 2000 रुपये तक थी, लेकिन इस बार पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से इसकी कीमत 3000 से 3500 रुपये हो गई है। और लकड़ी भी हम इसको पकाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, उसकी भी कीमत काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, इस वजह से सारी चीज़ें महंगी आ रही हैं। मिट्टी गलाकर ये मिट्टी ऊपर लाई जाती है, फिर इसके पिंडे बनाए जाते हैं, फिर इससे दिए बनाकर इसको सुखाकर भट्टी में लगाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसमें पूरा घर लगा हुआ है, मतलब मम्मी, मैं, बड़ा भाई, भाभी और बच्चे भी, अब सब मिलके कर रहे हैं। 2 महीने से काम करेंगे तो लगभग 2 महीने में 70-80 हज़ार रुपये कमा पाएंगे कुल मिलाकर। इस बार बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश लगभग श्राद्ध के पहले ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस बार पूरे श्राद्ध बारिश आने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारा काम 2 महीने की जगह सिर्फ 1 महीने ही चल पाया है, जिसके कारण लगभग प्रत्येक घर में 1 से 2 लाख दियों का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से दियों का होलसेल मार्केट में भी तेज़ी है, लेकिन दिए की हम अभी भी सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बनाते इसका पैसा भी तो निकल पा रहा है, क्योंकि इस बार भाव थोड़े तेज़ हैं, इसलिए हाँ भाव थोड़े तेज़ है, इसलिए मार्केट में पैसा निकल पा रहा है आराम से। ये हमारा पुश्तैनी काम है, पहले दादा करते थे, फिर पापा करने लगे, फिर पापा शांत होने के बाद अब उन्होंने संभाला है। मैं भी
मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है, उसके बावजूद भी ये काम करना पड़ा है बेरोजगारी की वजह से। इस बार हर बार से दिए कम बन रहे हैं, मौसम ख़राब होने की वजह से। जो पानी अब से कम 1 महीना ज़्यादा पानी बरसा है, उससे दिए बहुत ही कम बने हैं और ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। तो दिए इस साल कम ही बने हैं, बहुत ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया किसी का, ज़्यादा बने नहीं है। और माल मटेरियल बहुत महंगा है आपके से, माल के रेट मटेरियल की रेट डबल हो गई अब किसी, बरसात की वजह से माल मिला नहीं, तो दिए कम बने अब किसी। हमको तो साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए। हाँ, ये पुराना काम है हमारा, पुश्तैनी काम है। जादूगर कुम्हार मोहल्ले में पिछले लंबे समय से पुश्तैनी काम करते आ रहे प्रजापत समाज के लोग आज भी मिट्टी के बर्तन, दिए, कुमेड़ी, मटके, सुराही, गमले, पूजा के करवे और अन्य सामान का पूरे साल निर्माण करते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती रहे। दिए और मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चंपा और कला देवी ने बताया कि पूरे साल इस तरह मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 जून की रोटी मिल पाती है। बढ़ती महंगाई ने इनके इस पुश्तैनी व्यवसाय पर भी प्रतिकूल असर डाला है, जिसकी वजह से ना तो पहले जैसा व्यापार रहा, ना ही इन मिट्टी के बर्तनों को अब लोग खरीदारी करते हैं। फिर भी त्योहारों पर थोड़ी बहुत आमदनी होने की उम्मीद रहती है, इसलिए महंगे में ही कच्चा माल खरीदकर पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों और दियों का निर्माण किया जाता है। ये सीजन में तो बहुत महंगी वाला है, वो रहना तो काम ही है, तो 4 दिन का है, 1 महीने का, और उसके बाद में तो कोई काम भी नहीं है। ये देख लो, और क्या मट्टी देखो कितनी महंगी हो रही है, सारी चीज़ें महंगी वाला खा रही है। अब ये तो ये गुजरी बनी है और ये आटरी बनी, दीवट बने, हाँ, ये पूजा का सामान बन रहा है। भैया ये था कि अब के साल तो सीजन पिट गया, बारिश ने बहुत परेशान कर दिया और भाव भी नहीं मिल रहा अच्छा सा, कंडे नहीं मिल रहे, मिट्टी नहीं मिल रही, हर चीज़ महंगी मिल रही है। मेहनत इतनी कर रहे हैं, कमाई बिल्कुल नहीं हो रही है। और बस हर गिराकी आते हैं, बोलते महंगा बहुत है। हाँ, बाकी दम वाली बात नहीं है, मेहनत इतनी करते हैं, ना खाना ना पीना ना कुछ, परेशान है भैया। जितनी मेहनत करते हैं ऐसा पैसा नहीं मिलता है, ये बात है बस। कुम्हार गोपाल प्रजापत ने बताया कि ग्राहकों का आभार कि वे लगातार भारतीय संस्कृति के इस पर्व पर मिट्टी से बने दियों का ही उपयोग करते हैं। जैसे जैसे लोगों में भारतीयता का प्रभाव बढ़ा है, वैसे वैसे चाइना का माल भी धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। अब लोग भारत में बनी स्वदेशी वस्तुएं खरीदकर अपने देश का पैसा अपने देशवासियों के लिए ही खर्च कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि कच्चे माल की कीमत बढ़ने से इस बार दियों का भाव थोड़ा ज़्यादा है, 700 से 800 रुपये प्रति 1000 दिए बिक रहे हैं। मिट्टी का दीपक का बहुत ज़्यादा चलन है भाई साहब, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। बारिश के कारण बने कम है, बनने की कम की वजह से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और अधिकतर लोग मिट्टी के दिए ही जलाते हैं। मिट्टी के दिए की काफ़ी मान्यता है। मिट्टी के दिए जलाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है, जलवायु भी शुद्ध रहती है और काफ़ी लोगों को मतलब इससे तरोताज़ा एक मतलब शुद्धिकरण का बिल्कुल आभास सा होता है। अब तक मैं कम से लाख से 1.25 लाख दिए बनाता। इस बार में दिए फैंसी डिजाइन के ज़्यादा हैं, दिए आए, लेकिन लोगों के प्रति वो जो पुराने दिए चल रहे हैं उन्हीं का प्रति रुझान ज़्यादा है। नहीं मतलब पब्लिक ने हमारा सहयोग करा है और उनका बहुत बहुत आभार है। हमारे दियों की बहुत ज़्यादा डिमांड आई है और अभी भी लोग पुरानी और देसी दिए जलाते हैं। ये मिट्टी सब अलग अलग तालाबों से आती है। मिट्टी की महंगाई की वजह से थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, नहीं बाकी मिट्टी के दियों की अच्छी डिमांड है। दिए की रेट बढ़ी हुई साहब, इस बार क्या है बारिश के हिसाब से लकड़ी कंडे महंगे हो गए तो दिए की रेट भी बढ़ गई। अभी होलसेल रेट में 700 से 800 रुपये 1000 से। दयानंद महाविद्यालय में अर्जुन अवार्डी श्रीमती सारिका काले और प्रशिक्षक डॉक्टर चरणजीत जादव का हुआ सम्मान। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार शॉल, पगड़ी और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित। शुक्रवार को दयानंद महाविद्यालय में अर्जुन अवार्डी श्रीमती सारिका काले और उनके प्रशिक्षक डॉक्टर चरणजीत जादव का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत सम्मान किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि श्रीमती सारिका काले पहली महात्मा हंसराज बेस्ट महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि श्रीमती सारिका काले पहली महात्मा हंसराज बेस्ट 8 खो-खो पुरुष प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में बतौर अतिथि शामिल होने आई हैं। यह प्रतियोगिता दयानंद महाविद्यालय राजस्थान खो-खो संघ अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक महात्मा आनंद स्वामी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दयानंद कॉलेज के खेल मैदान पर आयोजित होगी। प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें शामिल होंगी, जिसमें राजस्थान पुलिस, अजमेर, सीकर, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर
और भीलवाड़ा की पुरुष टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट आधार पर खेली जाएगी। अंतिम 4 टीमों को एलिवेटर राउंड के तहत मैच खिलाए जाएंगे। सभी मैच दूधिया रोशनी में आयोजित होंगे। इस मौके पर भारतीय खो खो महासंघ के उपाध्यक्ष भंवर सिंह पराड़ा, उपाचार्य NK सिंह, चेयरमैन प्रतियोगिता राजेश भार्गव, आयोजन सचिव असगर अली, डॉक्टर संत कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। DAV कॉलेज में आज एक बहुत बड़ा दिवस है जिसमें कि खो खो की जो नेशनल चैंपियन और अर्जुन अवार्डी हैं सारिका काले जी और उनके जो गुरु हैं चरणजीत जी, आज उनको हमने बुलाया अपने कॉलेज में और उनको सम्मान समारोह में एक तो इनवाइट किया है हमने, और इनको सम्मानित करने पर हम खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हस्तियां जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपनी गेम में, खो खो में पूरे विश्व में नाम कमाया है, आज हमारे दयानंद कॉलेज के प्रांगण में है और इसके लिए हम इनको बधाई भी देते हैं, इनका धन्यवाद भी करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैंने साउथ एशियन में इंडिया की कैप्टन रह चुकी हूँ और उसमें हमारी इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है और इंग्लैंड में जो टेस्ट मैच हुई थी उसी में भी हमारी इंडिया टीम को गोल्ड मेडल मिला है वहाँ पे। और एशियन चैम्पियनशिप जो इंदौर हुई थी, 3rd एशियन चैम्पियनशिप, उसी में ही हमारी इंडिया टीम को गोल्ड मेडल मिला है। आप कौन सा ही गेम हो, उस गेम में जो हमारी आज की युग में जो हमारे जो बालक है वो मोबाइल का यूज बहुत ज़्यादा करे, तो वो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप मोबाइल से बाहर रह के हमारे बच्चों को ग्राउंड पे लेके आए और उनको ग्राउंड क्या है और ग्राउंड से क्या उपलब्धि हो सकती है वो उनको बताए। सबसे पहले मैं दयानंद कॉलेज की मैं आभारी हूँ कि आज मेरा और मेरे गुरु का आज सम्मान किया, तो एक मुझे बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज मेरा और मेरे गुरु का अभी मुझे 1 तारीख को अर्जुन पुरस्कार की ट्रॉफी मिलने वाली है। उससे ही पहले मुझे दयानंद कॉलेज ने आज मुझे यहाँ पे ट्रॉफी दी, तो उससे मुझे बहुत आज खुशी हो रही है। जो मैं जिस परिस्थिति में गुजारी थी कि एक दिन का भी मुझे खाना नहीं मिलता था, आज खो खो ने मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया है वो आप देख रहे हो कि आज मुझे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और खो खो के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो मेरे मन में कुछ चल रहा था कि मेरे ऊपर जो एक फिल्म आ रही है तो उसमें से जो मुझे थोड़ा फार पैसा आया था तो मैं गरीब खिलाड़ी जो है उनके लिए मैंने डोनेट कर दिया था। उसी दिन 1 लाख रुपए का चेक मैंने गरीब खिलाड़ियों को उस टाइम दिया था। तो वो प्लेयर के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैंने उस दिन किया था। पहले से ज़्यादा बहुत टफ गेम होता जा रहा है कि अब पहले मिट्टी में खेला जाता था, अब मैट पर आया है। अभी जो जनवरी-फरवरी में जो अल्टीमेट लीग आ रही है डाबर ग्रुप के माध्यम से, उसमें जो पहले खो खो खेला जाता था उससे ज़्यादा उसमें नियम बदल चुके हैं कि पहले जो खो खो था उससे बेहतरीन तरीके से आप खो खो देखने के लिए आपको सबको मिल जाएगा। नगर निगम के सफाई ठेकेदार के कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने। स्टेशन रोड पर ट्रैक्टर से ब्लड सैंपलों को गिराने के बाद सड़कों पर फैला खून, व्यापारियों ने जताई नाराजगी। इन दिनों दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और बाजारों में भीड़ है। ऐसे में नगर निगम के सफाई ठेकेदार के कार्मिकों की लापरवाही उस वक्त देखने को मिली जब कचरे से भरा एक ट्रैक्टर ट्रैचिंग ग्राउंड जाते समय इतना ओवरलोड हो रखा था कि उसमें से मेडिकल वेस्ट सड़कों पर बिखरता रहा। स्टेशन रोड पर KEM के सामने खून से भरे सैंपल गिरते रहे और उन पर से वाहन गुजरते रहे और सड़कों पर खून फैलता रहा। ऐसे में दुकानदारों ने नगर निगम को फ़ोन कर इस लापरवाही की सूचना भी दी, लेकिन वहां से किसी जिम्मेदार ने कहा कि 3-4 बजे के बीच जब दूसरे सफाई कर्मचारी आएंगे तभी सफाई हो पाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना जैसी महामारी से अभी जिला पूरी तरह से मुक्त भी नहीं हुआ, ऊपर से ऐसे ब्लड सैंपल सड़कों पर बिखेरे जाते रहेंगे तो फिर दूसरी महामारी को आने से कैसे रोका जा सकता है। इन दिनों डेंगू, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी चल रहा है और ऊपर से ऐसी लापरवाही। नगर निगम को चाहिए कि ऐसे सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। स्टेशन रोड अजमेर की मेन सड़क है, स्टेशन रोड है क्योंकि उधर नागपा के सामने ही है। मेन रोड पे नगर निगम का एक ट्रैक्टर क्योंकि कुछ सैंपल है और टेम्पो का ट्रैक्टर टोटली पूरी गिर गई थी, जिसमें पूरा रोड में हालत खराब हुई थी और भयंकर खून हो चुका था।
ऐसी स्थिति में लोगों ने पानी ला करके ठंडा किया, फिर नगर निगम को फोन किया, ट्रैक्टर वाले को आवाज़ दी को, ट्रैक्टर वाला रुका और अभी तक निगम वाले कहते हैं 3 साल में उनका जो सफाई वाला आएगा वो 3 साल हो जाएगा। इस बात को 1.5-2 घंटे हो गए, 2 घंटे में कोई भी नहीं है। टेम्पर कुछ भी हो सकता है, कैंसर का हो सकता है, डेंगू का हो सकता है, कोरोना का हो सकता है। टेम्पर क्या होता है? ब्लड टेम्पर है। वहाँ लापरवाही भैया। मेन स्मार्ट सिटी पर, स्मार्ट सिटी के अंदर ये आदमी 2 घंटे में जब कोई कर्मचारी नहीं आएगा तो क्या होगा आपको? ज़्यादा को ध्यान ये तो ऑन स्पॉट होना चाहिए, फोन करते आना चाहिए उनको कि देखो कोई छोटी मोटी बात तो है ना। ये स्टेशन रोड सड़क है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी शॉप पे आया था, जब ये मैंने देखा और पड़ोसी ने बताया कि कोई नगर निगम की गाड़ी जो कचरा वो उठाने वाली है उस गाड़ी से ये गिरे हैं। तो इसके अंदर आपके ब्लड भी हैं, जो पहले ब्लड बहुत गिर चुके हैं, उनकी बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। और इसके अंदर सिरिंज भी है और इंजेक्शन के वो भी हैं पार्ट। तो हमने कॉल भी किया था नगर निगम वाले बंदे को, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, हम अभी आ जाएंगे। लापरवाही है सर, पहले भी लेके ये नगर निगम की गाड़ी लेके जाती है कचरा डाल के, तो ये ऑफर लेके जाती है। तो बहुत बार पहले भी कचरा यहाँ गिरा था, इसकी पहले भी हमने शिकायत करी। खानपुरा ट्रीटमेंट प्लांट पर लगा प्रशासन शहरों के संग अभियान का शिविर। वार्ड 32 सहित आसपास के क्षेत्रों के लोग पहुंचे शिविर में नहीं मिला अपेक्षित लाभ। राज्य सरकार के आदेशानुसार इन दिनों प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। पूर्व में यह शिविर निगम में आयोजित किए जा रहे थे, उसके बाद वार्ड स्तर पर इन शिविरों का आयोजन शुरू हुआ। शुक्रवार को खानपुरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर वार्ड 32 और आसपास के अन्य वार्डों के लोगों के लिए शिविर आयोजित किया गया, लेकिन इन शिविर में लोगों ने खास रुचि नहीं दिखाई। हालांकि जो लोग यहां पर आए उन्हें सरकारी योजनाओं से अवगत जरूर कराया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और निगम के कई अधिकारी शिविर में मौजूद रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में महिलाओं को जानकारी दी। साथ ही नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन देकर मांग की है कि उनकी आंगनवाड़ी के आसपास जो भी सरकारी भवन है उसमें आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किया जाए या अन्य आंगनवाड़ी केंद्र को निर्मित किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ अध्ययन करने आ सकें और उनका विकास हो सके। प्रशासन शहरों के संग जो अभियान हुआ है उसमें हमने आने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की पूरी जानकारी दी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो लाभ मिलता है उस बारे में हमने बताया, और जो यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जो फॉर्म भरे गए वो भी हमने यहाँ पे आने वाली महिलाओं के फॉर्म भरे हैं। हम लोगों की आगे भी यही मांग है कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों के पास में जो भी गवर्नमेंट की जो ज़मीन है, तो हम चाहते हैं कि उस पर उस जो गवर्नमेंट ज़मीन है उसके अंदर हमारे आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो बनाए जाए, ताकि आने वाले बच्चों को और अच्छी सुविधा मिल सके। वहाँ पर नंदघर या सामुदायिक जो केंद्र है वहाँ पर हमारा कोई आंगनवाड़ी केंद्र बना दिया जाए, ताकि जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर कोई अच्छी सी आंगनवाड़ी बन सके और आने वाले लोगों का, बच्चों का विकास अच्छे से हो सके। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारियों के साथ ही वार्ड 32 के पार्षद आरिफ खान भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से आयोजित शिविरों के कारण कई लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन एडीए और निगम के बीच सामंजस्य न होने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शिविरों का उचित प्रचार प्रसार नहीं होने से शिविरों की सफलता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 दिन पहले अजमेर शिविरों का निरीक्षण करने पहुंचे नगरीय निकाय विभाग के शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने निर्देशित किया था कि एडीए और नगर निगम के शिविर अलग अलग न लगाकर एक ही स्थान पर लगाए जाए, ताकि लोगों को यहां से वहां न भटकना पड़े। बावजूद उसके अभी भी अलग अलग शिविर ही लगाए जा रहे हैं। नहीं, ये लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार की मंशा है कि लोगों को उनके पट्टे मिले और जो भी इसके अंदर जो लोन है गरीबों की, जो इंदिरा योजना है लोन की, वो मिले, और सेहत के लिए जो इनका कैंप लगाया मेडिसिन का, ये सब राज्य सरकार की मंशा है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। भीड़ भाड़ कम इसलिए दिख रही है क्योंकि दरअसल में क्या है कि इनका मतलब है ना, एडीए का और नगर निगम का थोड़ा सा तालमेल में इनमें कमी आ रही है, जिस वजह से थोड़ी सी मतलब राज्य सरकार की जो ये योजना है थोड़ी सी मतलब ढीली पड़ी हुई है, धीमी पड़ी हुई है। लोगों में रुझान कम है। कुछ जमीन एग्रीकल्चर की जो एडीए में आती है, कुछ निगम में आती है, कुछ दस्तावेजों की कमी है। तो मैं सोचता हूँ कि इसके अंदर दस्तावेज में थोड़ा बहुत ढील देना चाहिए निगम को और एडीए को, और उसी हिसाब से मतलब ये कार्य किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhinge.com, सच के साथ।